नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली एक न्यूज सामने आई थी जो बीच में हम लोगों ने छूट गई थी, जिसके अंदर ये बताया गया था कि भारतीय रिफाइनर्स ने रशिया के साथ में क्रूड ऑयल का व्यापार करने पे लगभग $7 बिलियन सेव किया था। अब देखो, रशिया के बारे में, रशिया के तेल के व्यापार के बारे में ऑलरेडी हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं और कई सारी वीडियोस के अंदर मैंने भी इस चीज को कवर किया है। ठीक है, तो बार बार इस चीज को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। मतलब जो नंबर्स हैं, बस एक नंबर ही नया सामने आया है। बट यहां पर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि फॉरेक्स रिजर्व होते क्या है और फॉरेक्स रिजर्व काम कैसे करते हैं। उसी चीज को इस सेशन के अंदर मैं शुभेंद्र चौहान आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं कि यार ये रशिया के तेल वाला सिस्टम क्या है। तो देखो, रिसेंटली क्या हुआ कि रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ और रशिया यूक्रेन के वॉर के होने की वजह से रशिया जो है वो युद्ध में जीत रहा था। यूरोप जो है वो यूक्रेन की तरफ था, इवन यूएस भी, जिसके कारण से वो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा रहे थे। पर रशिया के ऊपर सैंक्शन लगने से ऐसा कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ नहीं रहा था, जिसके कारण से यूरोपियन यूनियन को समझ में आ रहा था कि रशिया को इस कारण से फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि रशिया ऑयल का व्यापार कर रहा है और नेचुरल गैस का व्यापार कर रहा है। अब नेचुरल गैस के ऊपर यूरोपियन यूनियन बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तो नेचुरल गैस को हटा नहीं सकता। पर ऑयल को इन्होंने फेज डाउन करने की शुरुआत की और कहा कि कुछ समय में हम लोग ऑयल का इंपोर्ट बंद कर देंगे, जिसके कारण से रशिया का व्यापार, उसका एक बड़ा साथी, एक बड़ा व्यापार के अंदर पार्टनर, जिसको वो सबसे ज्यादा तेल भेजता था, एक बहुत बड़ा कस्टमर तेल लेने से मना कर रहा है। ऐसी कंडीशन में उसको कोई सा और कस्टमर ढूंढना पड़ेगा, तो उसने ढूंढा है भारत और चाइना को। और भारत और चाइना को अट्रैक्ट करने के लिए रशिया ने डिस्काउंटेड रेट के अंदर ऑयल देने की शुरुआत की और भारत ने डिस्काउंटेड रेट में काफी ऑयल जो है वो रशिया से लिया है। अलग अलग अमाउंट जो है वो बताए जा रहे थे कि इतना डिस्काउंट लिया है, उतना डिस्काउंट लिया है, पर ओवरऑल रूप से भारत ने $7.7 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व बचाया है। अब ये फॉरेक्स रिजर्व कैसे बचता है, कैसे काम करता है, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, जहां पर आप लोगों को इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाएं, वो एजुकेटर पढ़ाएं जिन्होंने इन टॉपर्स को इस देश को दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को चाहिए कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी आप लोगों की कराई जाए। मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिल जाए, साथ में आप लोगों को लाइव आंसर राइटिंग भी मिलेगी, साथ में आपको कंप्रहेंसिव कवरेज मिलेगा पूरे कोर्स का, जिसके अंदर आपके सारे सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे एक्सेप्ट योर ऑप्शनल। इतना ही नहीं, आपको फ्री मेंटरशिप दी जाएगी एक्स ब्यूरोक्रेट द्वारा, अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद में। इतना ही नहीं, आपकी क्लासेस कुछ टॉपर भी लेने वाले हैं, जैसे रैंक 70 पे डॉक्टर आदित्य, वो अभी आप लोगों की क्लास ले रहे हैं आंसर राइटिंग और एथिक्स की। इतना ही नहीं, गगन मीना जो आपके हिंदी मीडियम के टॉपर हैं, वो भी आप लोग की यहाँ पर क्लासेस लेने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल से इसके अंदर ज्वाइन हो सकते हो उड़ान बैच के अंदर, जहां पर आप लोगों को 7,999 के अंदर ये सारी चीजें मिलने वाली, जो आपको पूरे देश में इतनी सारी चीजें कोई भी नहीं देने वाला। मतलब ₹5 दिन का आपका लगेगा और आपको कंप्लीट यूपीएससी का मटेरियल मिलेगा, जहां पर क्लासेस से लेके, टेस्ट से लेके, टॉपर की क्लासेस से लेके सब कुछ हम लोग आप लोगों को यहाँ पर कवरेज देंगे। याद रखना कि आपको नीचे कोड जो यूज करना वो है SRC10। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। इतना ही नहीं, अगर आप लोग ऑप्शनल की पढ़ाई करना चाहते हो तो हम लोगों के पास में ज्योग्राफी ऑप्शनल है। ज्योग्राफी ऑप्शनल का कोर्स अमित कुमार सर ले रहे हैं, जो कि एक्स IRS है। 7,999 के अंदर ये मिलेगा। अलग से आपको इसका पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब अगर आप लोग ऑप्शनल और जीएस दोनों लेते हो तो आपको इतने का पड़ेगा। पर याद रखना, अभी हम लोगों के पास में केवल ज्योग्राफी ऑप्शनल है और भी टीचर को हम लोग रिक्रूट कर रहे हैं। कुछ समय बाद हिस्ट्री और दूसरे ऑप्शनल भी आप लोगों के पास में अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके अलावा एक बोध कोर्स के बारे में भी आप याद रखिएगा कि हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो उड़ान के अंदर जो बेनिफिट है वो सारे बेनिफिट आपको हिंदी मीडियम के अंदर बोध बैच में मिलेंगे। तो आप बोध बैच के अंदर ज्वाइन हो सकते हो। इन सबकी लिंक मैंने नीचे पिन करा दी है। इसके अलावा इस क्लास के एंड में एक QR कोड बताऊंगा, उसके जरिए भी आप लोग इन चीजों का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं फॉरेक्स रिजर्व होता क्या। तो आरबीआई इन फॉरेक्स रिजर्व को हैंडल करती है, कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। भारत के फॉरेक्स रिजर्व के अंदर फॉरेन करेंसी एसेट जैसे डॉलर है, डॉलर का हम लोगों ने व्यापार किया, हम लोगों ने कोई सा गुड्स बेचा तो किसी ने डॉलर का पेमेंट किया
तो डॉलर का पेमेंट करके वो भारत के मार्केट में आएगा। तो वो क्या है, एक फॉरेन करेंसी है, भारत की करेंसी नहीं है। तो फॉरेन करेंसी के असेट जो है वो फॉरेक्स रिजर्व में आते हैं। दूसरा कि हम लोग कुछ गोल्ड जो है वो फॉरेक्स रिजर्व के लिए अलग से निकाल के रखते हैं, वो गोल्ड भी फॉरेक्स रिजर्व में आता है। स्पेशल ड्रॉइंग राइट फॉरेक्स रिजर्व में आते हैं, और रिवर्स ट्रेंच पोजीशन ये भी फॉरेक्स रिजर्व में आते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये स्पेशल ड्रॉइंग राइट यानी कि एचडीआर और आरटीपी ये क्या होता है, तो ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो के अंदर कवर किया है, नीचे मैंने ये वीडियो की लिंक बताई हुई है, ठीक है। इस वीडियो को सर्च करना और आप लोग बिल्कुल से एचडीआर और आरटीपी की भी डिटेलिंग समझ सकते हो, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज देखने का प्रयास करना कि भारत के अंदर अगर गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे यानी कि सोने के दाम बढ़ेंगे तो भारत का फॉरेक्स रिजर्व अपने आप बढ़ जाएगा। अगर भारत बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा, तो अगर हम लोगों ने मान लो चाइना से व्यापार किया और हम लोगों ने चाइना को एक्सपोर्ट किया कुछ, तो चाइना जो है वो हम लोगों को हो सकता है डॉलर में या फिर हो सकता है युआन में पेमेंट करे, और हम लोग क्या करेंगे, चाइना को गुड्स देंगे। ऐसी कंडीशन में हमारे पास में क्या आएंगी, उनकी फॉरेन करेंसी आएंगी, वो फॉरेन करेंसी असेट में चली जाएंगी, जिसके कारण से हमारा और ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। मतलब समझ पा रहे हो फॉरेक्स रिजर्व किन चीजों से बढ़ता और घटता है। अब देखो फॉरेक्स रिजर्व काम कैसे करता है। जैसे मान लो भारत के अंदर एफडीआई आई, मतलब बहुत ज्यादा व्यापार जो है वो भारत के अंदर हो रहा है, मतलब भारत के अंदर बाहर के देशों की कंपनियां निवेश कर रही हैं। अब मान लो एप्पल आई, तो एप्पल अगर अमेरिका से आ रही है तो उसके पास में रुपया थोड़ी होगा, वो तो डॉलर लेके आएगी। वो डॉलर लेके आएगी और फिर भारत के अंदर बैंक को देगी कि भाई साहब मेरे पास डॉलर है, इस डॉलर के बदले मेरे को रुपया दे दो ताकि मैं अपनी बिल्डिंग बना पाऊं। यही करेगी, जिसके कारण से क्या होगा, भारतीय बैंक के अंदर डॉलर आएगा। यानी कि एफडीआई के आने की वजह से, यानी कि भारत का एक्सपोर्ट होने की वजह से, इन सारी चीजों की वजह से क्या होता है, भारत के अंदर डॉलर आता है। फॉरेन करेंसी को अभी मैं डॉलर के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का जितना भी व्यापार होता है वो डॉलर में होता है। बाकी अगर आप देखो तो दूसरी करेंसी भी आती है, पर अभी सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं डॉलर का प्रयोग यहां पर कर रहा हूं, ठीक है। अब मान लो कि यार भारत बहुत ज्यादा व्यापार कर रहा है, एक्सपोर्ट वगैरह ज्यादा कर रहा है, भारत में एफडीआई ज्यादा आ रही है, ऐसी कंडीशन में भारत में पैसा ही पैसा होगा, भारत में डॉलर ज्यादा आएगा ना। और जब भारत में डॉलर ज्यादा आएगा तो भारत का जो रुपया है, आप समझना कि भारत का मार्केट जो है उसके अंदर डॉलर ज्यादा हो चुका है, रुपया कम है। एक सिंपल सा इकोनॉमी का नियम है कि अगर किसी चीज की सप्लाई ज्यादा होगी तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। सही कहा मैंने, डॉलर की सप्लाई बढ़ गई तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और डॉलर की वैल्यू अगर रुपए के मुकाबले कम होने लगे तो रुपया क्या हो रहा है भाई साहब, रुपया मजबूत हो रहा है। मतलब रुपया हो चुका है पुष्पा के में झुकेगा नहीं, ऐसी स्थिति में रुपया आ चुका है, ठीक है। अब रुपया मजबूत होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक्सपोर्टर को नुकसान होता है, इंपोर्टर को बेनिफिट होता है। ऐसा क्यों, समझना कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब हम लोग कर रहे हैं तो वो काय में कर रहे हैं, मान लो डॉलर में है ना, $1 ₹1 के बराबर है। तो एक्सपोर्टर क्या करेगा, एक्सपोर्टर गुड्स को किसी और को देगा, बदले में उसको मान लो डॉलर में पेमेंट हुआ, अब वो डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करा के अपने देश में यूज करेगा। उसने वो जो गुड बेचा उसके बदले मान लो उसको $1 मिला, तो मतलब उसको ₹1 मिला। अब रुपया अगर कमजोर होगा, समझना रुपया अगर कमजोर होगा यानी $1 के मुकाबले ₹2 होगा, तो एक्सपोर्टर को यहां पर ₹2 मिल गया, डॉलर तो भले ही मिला पर रुपया तो मिल गया ना। वहीं अगर रुपया मजबूत हो गया, मतलब रुपया $1 के बदले 0.5 रुपीज हो गया, तो यहां पर तो आधा रुपया ही मिला ना। मतलब रुपए के मजबूत होने पे एक्सपोर्टर दुखी होगा और इंपोर्टर खुश होगा। पर हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि इंपोर्टर खुश हो, कि हम लोग ये चाहते हैं एक्सपोर्टर खुश हो। हम लोग क्या चाहते हैं कि भारत के अंदर से एक्सपोर्ट ज्यादा हो या इंपोर्ट ज्यादा हो। ऑब्वियसली एक्सपोर्ट। अगर हम चाहते हैं एक्सपोर्ट ज्यादा हो तो यहां पर कुछ रुपए को हैंडल करना पड़ेगा भाई साहब, रुपये को यहां पर कमजोर करना पड़ेगा। मैंने नियम बताया कैसे कमजोर किया जा सकता है, सप्लाई बढ़ा के। डॉलर की सप्लाई बढ़ी तो उसकी वैल्यू गिरी, तो एक काम करते हैं रुपए की सप्लाई बढ़ाते हैं।
वो कौन करेगा? आरबीआई। और आरबीआई क्या करेगा? भारत के मार्केट में रुपया डाल देगा, रुपया दे देगा, उसके बदले डॉलर खरीद लेगा, मतलब डॉलर को खरीद लेगा, रुपये के बदले डॉलर खरीद लिया, जिसकी वजह से मार्केट में रुपया बढ़ जाएगा। रुपया क्योंकि मार्केट में डाला है, डॉलर ले लिया है, तो डॉलर कम हो गया। आरबीआई ने डॉलर की मांग कर दी और रुपया छोड़ दिया, तो डॉलर की मांग करी, मतलब डिमांड बढ़ी डॉलर की, रुपया कमजोर। ठीक है, अब रुपया कमजोर होने लगेगा तो वापस से एक बैलेंस स्थिति जो है वो यहां पर बन जाएगी। अभी जो रुपया मजबूत था, अब वो रुपया जो है वो और कमजोर होने लगेगा। कमजोर होने लगेगा तो उसकी वैल्यू डॉलर के मुकाबले बढ़ने लगेगी, मतलब $1 के मुकाबले 80, फिर 90, फिर 100, इस तरीके से हो जाएगी, जिसकी वजह से एक्सपोर्टर को फायदा होना शुरू होगा। अब जो आरबीआई के पास में डॉलर आएगा, आरबीआई उसको जेब में तो रखेगी नहीं, आरबीआई क्या करेगी? अपनी एक तिजोरी में डाल देगी, जिस तिजोरी को आप क्या कहते हो? फॉरेक्स रिजर्व। यानी कि इस फॉरेक्स रिजर्व के अंदर ये फॉरेन असेट के अंदर डॉलर चला जाएगा। इसी तरीके से दूसरी करेंसी भी जाती है, जिसकी वजह से फॉरेक्स रिजर्व जो है बढ़ते हैं। बोलो सही बोला मैंने? वही ये तो तब हुआ जब भारत के अंदर कोई सी करेंसी आ रही है, पर भारत से करेंसी जाती भी तो है। जब भारत से करेंसी जा रही, मान लो एफडीआई भारत से पैसा निकाल रही है, भारत इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है, या फिर भारत रेमिटेंसेस बाहर ज्यादा दे रहा है, या फिर दूसरे जो स्टूडेंट भारत के बाहर पढ़ने जा रहे हैं उनको पर बहुत पैसा खर्च हो रहा है, तो उनकी वजह से क्या होता है समझना कि भारत से अब क्या होगा? डॉलर जाएगा। डॉलर जाएगा तो लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है, भारत के मार्केट के अंदर बैठा आदमी बैंक को जाके रुपया दे रहा है, वो कह रहा है मेरे को डॉलर दे दो क्योंकि मेरे को बाहर जाना है, क्योंकि मेरे को इंपोर्ट करना है, कुछ सामान इंपोर्ट करना है, तो ये रुपया ले लो, बदले में मेरे को डॉलर दे दो। या फिर कोई एफडीआई एप्पल वाली कंपनी बोले कि मेरा यहाँ पे धंधा नहीं चल रहा है, मेरे पास में ये सारा प्रॉफिट था डॉलर में कमाया हुआ, रुपए में कमाया हुआ, ये रुपया ले लो, बदले में मेरे को डॉलर दे दो। तो क्या करना है? रुपया छोड़ रहे हैं, रुपया छोड़ रहे हैं, बोल रहे कि रुपया ले लो, मतलब मार्केट में रुपए की सप्लाई बढ़ रही है, रुपए की सप्लाई बढ़ रही है, और मांग किसकी कर रहे हैं? डॉलर की, मतलब डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, डॉलर की वैल्यू बढ़ने लगेगी। डॉलर की वैल्यू बढ़ने लगेगी तो रुपया क्या होगा? गिरने लगेगा, रुपया कमजोर हो जाएगा, रुपया जो है वो ऐसा गिरने लगेगा मार्केट में, लो चली में, है ना, मार्केट में ऐसी हालत हो जाएगी फिर। और जब मार्केट में रुपया गिरने लगेगा तो इसकी वजह से क्या होगा? इंपोर्टर जो है वो दुखी होने लगेगा। नहीं, बोलो जल्दी, इंपोर्टर दुखी होगा, एक्सपोर्टर खुश होगा, क्योंकि रुपया जब गिरता है, रुपए की वैल्यू डाउन जाएगी तो अपने आप व्यापार बढ़ने लगेगा, तो एक्सपोर्टर खुश हो जाएगा। एक्सपोर्टर खुश होगा तो आरबीआई को पसंद नहीं आएगा, आरबीआई को तो एक बैलेंस सिचुएशन चाहिए। ऐसा थोड़ी कि रुपया भयंकर गिर रहा है तो फिर न्यूज वाले भी तो आ जाएंगे कि अरे देखो रुपया 100, 200, 300 हो चुका है, ये भी तो हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आरबीआई क्या करेगी? रुपए को बचाने की कोशिश करेगी, जिसके कारण से आरबीआई क्या करेगी? मार्केट में डॉलर डालेगी, ताकि डॉलर जब डाले और बदले में रुपया ले लेगी, तो डॉलर डालने से डॉलर का सप्लाई बढ़ रहा है, रुपये की डिमांड बढ़ रही है, तो अब क्या होगा? रुपये की वैल्यू बढ़ने लगेगी, रुपये की वैल्यू बढ़ने की लगेगी तो मार्केट में रुपया फिर उठने लगेगा, और रुपया उठने लगेगा तो आरबीआई इसके अंदर डॉलर कहां से लाया? यहां पर जो डॉलर डाले मार्केट में वो कहां से लाया? वो फॉरेक्स रिजर्व से, जिसकी वजह से क्या होगा? भारत के फॉरेक्स रिजर्व कम होने लगेंगे। ठीक है, मतलब भारत से जब डॉलर जाएगा तो फॉरेक्स रिजर्व कम होगा, और भारत में डॉलर आएगा तो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। इस तरीके से पूरा मैकेनिज्म काम करता है ना। अब देखो यहां पर एक और चीज, एक और टेक्निकलिटी में समझा जाता हूं। यहां पर जैसे मान लो आप, आरबीआई ने क्या किया कि डॉलर ले लिया, रुपया छोड़ दिया, तो मार्केट में अब क्या हो गया? रुपया बढ़ गया, तो ओवरऑल मार्केट में रुपया बढ़ गया ना, जिसकी वजह से क्या होगा? मार्केट में इन्फ्लेशन भी हो जाएगा। अब इन्फ्लेशन बढ़ गया तो फिर आरबीआई क्या करेगी? वो स्टेरिलाइजेशन करती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कम करती है। मतलब फॉरेक्स रिजर्व की वजह से अगर महंगाई बढ़ती है तो उसके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगी, बेचेगी, उसी से स्टेरिलाइजेशन होगा। रिसेंटली ये क्वेश्चन भी आया था प्रीलिम्स के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग को पूरी तरीके से देखने को मिलती है। अब यहां पर भारत ने कैसे $7 बिलियन बचाए? तो देखो, भारत अभी तक तेल को क्या करता था? हमेशा से इंपोर्ट ही करता था, अभी भी कर ही रहा है। तो तेल को अगर इंपोर्ट करता था तो यहां पर ज्यादा तेल के लिए हम लोगों को पैसा देना पड़ता था, डॉलर, जो भी युआन है, जो भी फॉरेन करेंसी वो बाहर देनी पड़ती थी, जिसके कारण से भारत के फॉरेक्स रिजर्व खाली होते थे। अब हम लोगों ने डिस्काउंटेड रेट में फॉरेन का ऑयल खरीदा,
जब डिस्काउंटेड रेट में खरीदा तो हमारा जो तेल है उसके बदले हम लोगों ने जो पैसा दिया, जो डॉलर दिया, वो कम दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉरेक्स तो बच गया ना। मतलब पिछली बार मान लो कि आप दिवाली पे गए और आपने कपड़े देखे और आपने कपड़े खरीद लिए 1000 रुपए प्रति आदमी के, मतलब 1000 रुपए में आपने कपड़े खरीदे, बोले मैं महंगा खरीदूंगा और 10,000 के खरीद लिए आपने कपड़े, मान लो, ठीक है। फिर अगली बार क्या हुआ, अगले साल दिवाली के समय पे आपके हाथ में कोई सा ऐप लग गया जिसमें बहुत डिस्काउंट था और आपने 1000 की जगह 10,000 की जगह 5,000 के अंदर ही अपनी पूरी शॉपिंग कर ली और वही सारे सामान लिए जो पिछली बार लिए थे। तो आपने क्या किया, 5,000 रुपए बचाए ना अपनी तिजोरी में। ठीक उसी तरीके से आरबीआई ने अपने फॉरेक्स रिजर्व बचाए ना, वही चीज हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए तय रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो SRC10 कमेंट करना। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना बिल्कुल से जाओ, SRC10 कोड का प्रयोग करो। अगर आप लोगों को वेबसाइट नहीं मिल रही है नीचे लिंक में भी, तो वीडियो को पॉज करना, इस QR कोड को स्कैन करना, आपको यहाँ पर वेबसाइट मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हर संडे को समुद्र मंथन का टेस्ट होता है, आप बिल्कुल से इसके अंदर जुड़ सकते हो। इसकी वजह से आपको पता चलता है कि आप लोगों की कहां पर स्टैंड कर रहे हो आप, साथ में क्या रैंक है बाकी सारे बच्चों के मुकाबले, साथ में आपको प्राइजेस भी मिलते हैं। तो इसके अंदर बिल्कुल से एनरोल करो, नीचे लिंक इसकी मैंने पिन कर दी है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए तय रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।